पाँचवें पार्ट का वीडियो लेकर के एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके समक्ष हाजिर हूँ। जैसे पिछले 4 वीडियो में आप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस का देखे हैं, उसी तरह ये 5वें वीडियो होने वाला है। इसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। 10 से 12 मिनट का आप मुझे समय दीजिए और उसके पश्चात वीडियो देखने के पश्चात आप स्वयं का विश्लेषण कीजिएगा कि आपने अपने दिमाग में कितने अच्छे प्रश्नों का संग्रह कर लिया है, जो आगामी होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो या फिर तमाम टेक्निकल के एग्ज़ाम जिसमें नॉन टेक्निकल के पार्ट पूछे जाते हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का, कुछ नए प्रश्नों का कंक्लूजन निचोड़ मैंने इस वीडियो में दिया है। तो आइए वन बाय वन करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने शुरुआत किया है अकबरनामा। अकबरनामा सबसे पहले बता दूं कि अकबर की जीवनी से रिलेटेड है। अकबरनामा को लिखा गया है अबुल फजल नामक व्यक्ति के द्वारा। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर के दरबार में ही एक नवरत्न था और मुगल काल का एक ऐसा शासक था जो अनपढ़ था, तो स्वयं के द्वारा तो वो अपना आत्मकथा लिख नहीं पाएगा। तो अबुल फजल नाम का उसका एक नवरत्नों में से एक रत्न था जिसने उसके जीवनी को लिखा। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर ये था कि तृतीय खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। पंचशील का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों पंचशील का जो सिद्धांत था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए थे। और पंचशील का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो पंचशील का सिद्धांत एक समझौता था जो 1954 ईस्वी में भारत और चाइना के बीच में हुआ था और उसमें पीएम हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये एक समझौता था। किस तरह का समझौता था कि आपसी देश में एक संभावना की भावना बनी रहेगी, कोई भी द्वेष नहीं होगा, आक्रमण की नीति नहीं होगी, एक दूसरे के आंतरिक मामले में कोई देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक पंच सिद्धांत बने थे जिसपे चाइना और भारत दोनों ने सिग्नेचर किया था। तो उस सिद्धांत के तहत ये समझौता अब तक फॉलो हो रहा था, लेकिन 62 के युद्ध में चाइना ने इसका उल्लंघन किया और भारत और चीन में एक युद्ध हुआ। युद्ध में सर्वज्ञात है कि हम लोगों ने अपना अक्साई चीन खोया था, वो चीन के नियंत्रण में अभी भी है। तो 62 के युद्ध में भारत ने पराजय स्वीकार किया था और अक्साई चीन जो लद्दाख का हिस्सा था वो अब चाइना का नियंत्रण में है। खैर ये अभी 62 की बात थी और अभी की स्थिति कुछ हमारे अनुकूल है, तो हो सकता है भविष्य में अक्साई चीन फिर हम लोग के हाथ में आ जाए। अगले प्रश्न में चलेंगे हम लोग। अनुच्छेद 47 का यहाँ मैंने बताया है कि अनुच्छेद 47 मादक पेय और नशीली दवाओं पर रोक लगाता है। दोस्तों अनुच्छेद 47 के तहत ही बिहार में शराबबंदी की गई है। ये वहाँ पे पूर्ण रूप से बंदी है। तो ये किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 47 के तहत वहाँ पे लगाया गया है शराबबंदी। हालांकि शराबबंदी बिहार में कितने प्रतिशत सफल हुई है बिहार वाले ही जानते हैं और माननीय नीतीश जी जानते हैं, वहाँ के सीएम जी। तो अगले पार्ट पे हम देखेंगे हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है साउथ बटन है। साउथ बटन अंडमान निकोबार में है और हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। लद्दाख एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना है, वो हाल ही में 370 और 35 से अनुच्छेद हटने के बाद बना है। और यहाँ पे कुल दो इसके क्षेत्र हैं, मुख्य जिले हैं, गिलगित बल्टिस्तान और अक्साई चीन, 2 ही जिले यहाँ पे हैं। अच्छा, जो अक्साई चीन की बात हुई मैंने आपसे किया, अक्साई चीन इस समय चीन के नियंत्रण में है। और लद्दाख के जो राज्यपाल हैं, वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो राधा कृष्ण माथुर जी हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार 2 चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण फेमस है। कौन कौन चीज़ें हैं? इससे पहले कि आप जान लीजिए अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण बात है, आप अंडमान निकोबार का स्थिति जान लीजिए। ये हिंद महासागर के आसपास स्थित है, राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है। अब आते हैं कि ये किन 2 चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण फेमस है। तो काले पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? अंडमान निकोबार पे थी। किसको जाती थी? भारतीयों को दी जाती थी। वहाँ पे कैद खाना काफ़ी मात्रा में वहाँ पे जेल बनी हुई हैं, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार में भारतीयों को सज़ा के तौर पर काला पानी की सज़ा अंडमान निकोबार द्वीप पर दी जाती थी। अच्छा, वहाँ पे 2 ज्वालामुखी हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप वहीं पे है और नारकोंडम दूसरा जो सुसुप्त अवस्था में है वो वहीं पे स्थित है। बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है वो 2005 के आसपास फटा था, जिसमें से लावा अभी तक निकल रहे हैं। अगले पार्ट में आएंगे सबसे छोटा वंश और सबसे बड़ा वंश। सबसे छोटा वंश जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, खिलजी वंश को मैंने बताया, और सबसे बड़ा वंश तुगलक वंश को बताया है। सबसे छोटा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में जान लेते हैं। सन 1290 से 1320 के लगभग 30 वर्ष का शासनकाल खिलजी वंश के लोगों ने किया था। कौन था इसका संस्थापक? जलालुद्दीन खिलजी।
प्रसिद्ध सम्राट कौन हुआ, शासक कौन हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर ही अभी हाल ही में एक फिल्म बनी है बॉलीवुड के द्वारा, जिसकी निर्देशन संजय लीला भंसाली जी ने किया है। फिल्म का नाम पद्मावती है, जिसका काफ़ी विरोध भी किया गया था करणी सेना के द्वारा राजस्थान में, वगैरह चीज़ें हैं। ये रानी पद्मावती का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि ये खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब राजा रतन सिंह यानी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया गया था, तो रानी पद्मावती यानी पद्मिनी जी 16,000 अपनी क्षेत्राणियों के साथ जौहर कर ली थी वहाँ पे, जो 1303 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो भारतीय इतिहास में ये बड़ा ही दुखद समय तो उसमें था, जहाँ पर 16,000 क्षेत्राणियों के साथ रानी पद्मिनी ये अलाउद्दीन खिलजी के से बचने के लिए कह लीजिए तो उन्होंने एक गौरवशाली नीति अपनाई थी उन्होंने, और चित्तौड़ के अंदर ही अपने किले के अंदर ही उन्होंने जौहर कर लिया था। ठीक है, अगले पे आएंगे तो तुगलक वंश के बारे में जानते हैं। तुगलक वंश ये सबसे बड़ा हुआ था, इसका कार्यकाल सबसे बड़ा हुआ था 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी के आसपास, यानी 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। कौन था इसका संस्थापक या स्थापक, तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। और एक और इसके बहुत ही या फिर कह लीजिए गयासुद्दीन का जो बेटा था शासक एक और था, जिसको जौना खान के नाम से जाना जाता था। जौना खान को ही मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। तो तुगलक वंश के दो महत्वपूर्ण शासक हुए, गयासुद्दीन और गयासुद्दीन का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। रक्त पिपासु सम्राट शायद मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है, आप इसको देख लीजिएगा। हालांकि जौना खान मैं श्योर हूँ, जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। अगले प्रश्न में हम लोग आएंगे। 2 साल के बच्चों को कोरोना का वैक्सीन लगाने वाला देश जो बना है वो है क्यूबा। क्यूबा एक कैरिबियाई देश है, विकसित है या विकासशील है इसका आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन वो एक कैरिबियाई देश है, अमेरिकी महाद्वीप में आता है, और इसकी राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, कैरिबियाई देश है। ये 2 चीज़ें मुझे पता है। अगले पार्ट पर आते हैं, अर्थ सैटेलाइट स्टेशन। अच्छा, हाल ही में ये जो हमारे संचार मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, तो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, इन्होंने अभी एक उद्घाटन किया है अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये अर्थ सैटेलाइट स्टेशन है क्या, यहाँ से भोजपुरी भाषा का जो है कि प्रचार प्रसार किया जाएगा या फिर उससे रिलेटेड कार्यक्रम चला जाएंगे कुल 2-3 घंटे के आसपास के लिए। तो यूपी के गोरखपुर में अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। आज जानते हैं अनुराग ठाकुर जी के बारे में। तो अभी आपको बता दो कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये सूचना प्रसारण मंत्री हैं। इसके अलावा ये भारत के खेल मंत्री भी हैं, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है खेल मंत्री के पद पे, और सेना में इनका एक लेफ्टिनेंट का पद भी है। इसके अलावा ये चर्चित तब हुए थे जब इन्होंने एक वक्तव्य दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो, ये कुछ ऐसा इन्होंने दिया था, तो काफ़ी चर्चा में आए थे। उसके बाद से ये लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अनुराग ठाकुर उत्तराखंड से शायद ये रिलेट रखते हैं, घर इनका भाषा उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न पे हम आएंगे, अर्थ सैटेलाइट स्टेशन वाला प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। अगले पे आएंगे, घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा है, ये इंग्लैंड जो देश बना है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा अपने यहाँ पहली बार कर रहा है। तो विश्व में सबसे पहले घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा देने वाला कौन सा देश बना है, तो वो इंग्लैंड बना है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है। अच्छा, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लैंड ये देश है क्या है, तो मैं क्लियर कर दूँ कि इंग्लैंड एक देश ही है, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम में आता है। यूनाइटेड किंगडम में कुछ कुल 4 से 5 देश आते हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, उत्तरी आयरलैंड हो गया। ये लगभग इतने जो देश हैं वो यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में आते हैं, और उन्हीं में एक देश है इंग्लैंड। तो ये आप क्लियर कर लीजिए, इंग्लैंड भी एक देश ही है, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत में आता है। जैसे यूएसए है, यूएसए के अंदर भी कई देश आते हैं, जिसमें से एक अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सब आते हैं। तो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। सुमेरु ज्वालामुखी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सुमेरु ज्वालामुखी का वर्णन जो है कि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में बहुत मिलता है, खासतौर पर विष्णु पुराण में मिलता है। प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया कि सुमेरु ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया में है, और सुमेरु पर्वत भी हमारा इंडोनेशिया में ही है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म या फिर बहुत से धर्म के देवी देवता है जो मानता है कि यहाँ पर देवी देवता ही इस पर्वत पर निवास करते हैं। सोने के समान चमकता है पर्वत, और देवी देवताओं का निवास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता है वो भी यहीं पर निवास करते हैं। तो ये ऐसा माना जाता है। हालांकि हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथों में इसका प्रमाण भी है, लेकिन अभी तक कोई इसका वैज्ञानिकों द्वारा कोई पुष्टि अभी ऐसी नहीं की गई है।
रेणु जी के बारे में लोग जान लेते हैं। बिहार की पहली सीएम महिला, यानी कि डिप्टी सीएम बनी है बिहार की। ये अभी हाल ही में बीजेपी से ये सांसद हैं, बीजेपी के द्वारा बनाई गई हैं। तो बिहार की पहली सीएम, डिप्टी सीएम रेणु जी को बना करके बिहार में इनको डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे तो भारत का सबसे अमीर मंदिर, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का सबसे अमीर मंदिर हम देख लेते हैं। तो तिरुअनंतपुरम जो केरल में पड़ता है उसका पद्मनाथ स्वामी मंदिर है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। कैसे है? तो हम काफ़ी अगर आप लोग जानते होंगे तो ये सुना होगा कि एक ऐसा मंदिर है जिसमें कुल 7 दरवाजे हैं, जिसके 6 दरवाजे अभी तक खुले आ चुके हैं। एक दरवाज़ा नहीं खुला हुआ है। क्यों नहीं खुला है? क्योंकि उसके दरवाजे को कोई भी छूने जाता है तो उसकी मृत्यु होती है। ऐसे कुछ किंवदंतियाँ हैं जो सुनी गई हैं इतिहास में, या फिर अभी भी हाल ही में बहुत लोग डरते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए। अच्छा, एक खास बात और है कि उस दरवाजे पर कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है, कोई भी ताला नहीं लगा हुआ है, उसके बावजूद वो दरवाज़ा बंद रहता है। ऐसा भी किंवदंती है कि वो केवल एक मंत्र यानी गरुड़ मंत्र के उच्चारण के द्वारा ही वह दरवाज़ा खुला सकता है। अच्छा, बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अमीर कैसे है। तो अभी मैं आपको बता दूं, जितने 6 दरवाजे उस मंदिर के खुले हैं, उन 6 दरवाजों में लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की 2 लाख करोड़ के आसपास की संपत्ति भारत सरकार यानी कि उस मंदिर के द्वारा भारत सरकार को दिया जा चुका है। यानी अनुमान लगाया जा चुका है कि इतनी 2 लाख करोड़ के आसपास की राशि वहाँ पर उपलब्ध है। गहने उपलब्ध हैं, आभूषण उपलब्ध है, मोतियाँ, हीरे जवाहरात उपलब्ध हैं। लेकिन जो 7वां दरवाज़ा अभी बंद है, उसमें वहाँ के लोगों ने बताया है, वहाँ के पंडित, वहाँ के जो पुजारी हैं, उन लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि उसमें तो बहुत ज़्यादा संपत्ति है, लेकिन उसे खोलने के ये सारी बाधाएँ आती हैं। इसलिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उस पर अभी स्थायी रूप से रोक लगा गया है। स्थायी रूप से ही रोक लगा दिया गया है। दोस्तों, अगले पार्ट पर हम देख रहे हैं यहाँ पे एंडी जेसी सीईओ के अमेज़ॉन कौन बने हैं? तो अमेज़ॉन ऑफ सीईओ के अमेज़ॉन, इससे पहले जेफ बेजोस थे, लेकिन अभी कौन बने हैं? एंडी जेसी बने हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको 14वें जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं अभी, वो 14वें हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हमारे 14वें भी हैं। लोकसभा 17वीं लोकसभा ये है। मुख्य न्यायाधीश हमारे जो एन वी रमन्ना है वो 48वें नंबर के हैं। और आरबीआई गवर्नर जनरल के शक्तिकांत दास जो हैं वे 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर जनरल हैं। इतनी जानकारी लेने के बाद अब आते हैं एमसी मैरी कॉम के ऑटोबायोग्राफी पर, जो उन्होंने लिखा है अनब्रेकेबल के नाम से। और साइना नेहवाल को ध्यान लें तो साइना नेहवाल के द्वारा लिखी गई जो ऑटोबायोग्राफी वो प्लेइंग टू विन है। अच्छा, एमसी मैरी कॉम ये मणिपुर से संबंध रखती हैं। 7 या 8 बार की ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियन रह चुकी हैं। विश्व की मुक्केबाजी में चैंपियन रह चुकी हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बना है भारत का तेलंगाना राज्य में। कुल इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट। कौन सी कंपनी निर्माण कर रही है? तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। राजधानी कहाँ है तेलंगाना की? हैदराबाद हुई है। आंध्र प्रदेश वो ऐसा पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, उसी से अलग होकर तेलंगाना बना। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 के आसपास जब बना था। तो ये भारत का 29वां राज्य था। सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव हैं। तो ये तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। अब आते हैं विश्व की सबसे सुरक्षित शहर के बारे में। कोपेनहेगन है, डेनमार्क में पड़ता है ये, शायद डेनमार्क की राजधानी ही है ये। तो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर बना है कोपेनहेगन। बात कर लें भारत की, तो ये एक सूची बनी थी कि विश्व की सुरक्षित शहरों में भारत के भी 2 शहर शामिल हुए हैं। वो अंडर 60 में है। 85वें नंबर पर दिल्ली है, और 85वें नंबर पे हमारे मुंबई है, और दिल्ली हमारी 48वें नंबर पे है। बात कर लें अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो वो भी विश्व के सुरक्षित शहर में एक स्थान बनाने में कामयाब हुआ है। अंडर 60 में यानी 59वें नंबर पे कराची, वहाँ का एक राज्य शामिल हुआ है। किसमें? तो विश्व की सबसे सुरक्षित शहर में कराची भी शामिल हुआ है। दिल्ली हमारे 48वें नंबर पे है और मुंबई 50वें पे है। पहले नंबर पर कौन है? कोपेनहेगन। कहाँ पे है? डेनमार्क में। यूरोप की सबसे लंबी नदी दोस्तों वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। कितनी लंबी इसकी लंबाई है? तो 3531 किलोमीटर की लंबाई है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा 55वें, 56वें और 97वें के मैं नाम बता दे रहा हूँ। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अच्युतम को 2020 के लिए दिया गया है। वहीं 2021 की बात करें तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जी को दिया गया है। और 57वां भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा 2022 के लिए की गई है, जिसको दामोदर मावजी नामक व्यक्ति को दिया गया है।
MI-17V5 चोपर का जहाज़ जो सेना का हाल ही में क्रैश हुआ है, ये कुन्नूर तमिलनाडु में, जिसमें हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई है, वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। तो उसका जो चोपर का जहाज़ था वो MI-17V5 था। मिर्च का शहर, ये गुंटूर कहते हैं उसे। ब्लू सिटी, जोधपुर के नाम से जानी जाती है। 3 तलाक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। पूछता है प्रश्न कि 3 तलाक किस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है, तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। अनुच्छेद 14 है क्या? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता बताता है, और अनुच्छेद 14 अब एक कानून बन चुका है जिसकी अवमानना करने पे, यानी अगर उसका आरोपी व्यक्ति पाया जाता है तो पति को यानी हस्बैंड को 3 वर्ष की सजा हो सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। कुमारगुप्त किस भगवान के उपासक थे? प्रश्न ये कह रहा है कि कुमारगुप्त किस भगवान के उपासक थे, तो उसका जवाब है भगवान कार्तिकेय, यानी शंकर भगवान के दूसरे पुत्र, यानी गणेश जी के भाई। तो कार्तिकेय भगवान का जो पूजा करता था, जिसका उपासक था, वो कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त कौन था? गुप्त यानी गुप्त काल का, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं, जिसमें मौर्य के शासन के पतन होने के बाद जब हमारा गुप्त शासन काल आया, ये 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक हुआ। लगभग 300 से ऊपर यानी 310 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। गुप्त काल के अगर हम संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त हुआ। श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता था। फिर उसका पुत्र समुद्रगुप्त, भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त था, और यही कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय भी बनवाया था। तो इसी कुमारगुप्त को भगवान कार्तिकेय का उपासक बनाया जाता है। अंत में कुमारगुप्त का जो पुत्र था वो स्कंदगुप्त था। इसके अलावा गुप्त काल में बहुत से सम्राट हुए, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त हो गया, और सन 1550 ईस्वी में गुप्त काल का अंत हो गया। तो अगले पॉइंट पर हम आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट दोस्तों बेइटन कप है। बात है आज के अंतिम प्रश्न पे, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे एक महत्वपूर्ण युद्धों में गिना जाता है। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। कौन था हुमायूं, कौन था शेरशाह सूरी? तो हुमायूं जानते हैं, एक मुगल शासक था, और शेरशाह सूरी भारतीय इतिहास में सूरी वंश का स्थापक करने वाला एक व्यक्तित्व था, जिसने सूरी वंश की स्थापना की थी। अच्छा, सन 1539 ईस्वी में जब ये हुमायूं से युद्ध किया, तो चौसा के युद्ध में ये पराजित हो गया। पराजित होने के पश्चात इसने फिर 1540 ईस्वी में हुमायूं पर अटैक किया, और इस बार उसने हुमायूं को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि एक ऊंचे पहाड़ी से हुमायूं को इसने नीचे नदी में फेंक दिया। नदी में हुमायूं बहते हुए जब जा रहा था, तो एक निज़ाम सिक्का नाम के व्यक्ति ने उसकी मदद की, उसे बचाया। तो हुमायूं ने उस समय निज़ाम सिक्का को एक वचन दिया था। वचन क्या था कि जब वह पुनः राजा बनेगा, यानी पुनः जब दिल्ली का सुल्तान बनेगा, तो निज़ाम सिक्का, ये जो व्यक्ति था, इसे अपनी मदद करने के सापेक्ष में वो एक दिन का अपने यहाँ का सम्राट यानी राजा घोषित करेगा। तो उसने ऐसा किया भी। सन 1555 ईस्वी में जब हुमायूं भारत का राजा बना, दिल्ली का राजा गद्दी पर बैठा, तो उसने निज़ाम सिक्का, जिसे मिश्ती के नाम से भी जाना जाता है, भिस्ती के नाम से जाना जाता है, उसे इसने मतलब दिल्ली की शासन को एक दिन के लिए सौंपा। शेरशाह सूरी को हम कुछ और काम को ले जाते हैं। जैसे शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले रुपया मुद्रा चलाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड इसी ने उसका निर्माण नहीं करवाया था, हालांकि निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड का उसने मरम्मत करवाया था। शेरशाह सूरी को ही हम लोग फरीद खां के नाम से जानते हैं। और इनका मकबरा, शेरशाह सूरी जी का मकबरा सासाराम के बिहार के सासाराम में स्थित है। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी आप ले लिए हैं चौसा के युद्ध के बारे में। ये हमारा अंतिम आज का प्रश्न था। आज का वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।